राम राम। मैं आपका दोस्त सतवीर गोस्वामी। आज हम कक्षा 11 आरोह भाग फर्स्ट के काव्य खंड में सुमित्रानंदन पंत जी की कविता वे आंखें पढ़ेंगे। कविता के लिए चित्र भाषा की आवश्यकता पड़ती है। उसके शब्द सहस्वर होने चाहिए, जो बोलते हो सेब की तरह, जिनके रस की मधुर लालिमा भीतर न समा सकने के कारण बाहर झलक पड़े। ये पंक्तियाँ पल्लव की भूमिका में लिखी गई है। पल्लव सुमित्रानंदन पंत जी की एक छायावादी रचना है और पल्लव की रचना 1928 में हुई थी। और पल्लव की रचना की भूमिका में लिखा गया है कि ये पल्लव रचना है, ये छायावाद का घोषणा पत्र है, यानी मैनिफेस्टो इसे कहा जाता है। सुमित्रानंदन पंत जी का मूल नाम गोसाई दत्त है। तो पंत जी का मूल नाम गोसाई दत्त है। इसके अलावा पंत जी को छायावाद का विष्णु भी कहा जाता है और इसे आचार्य नंदुलारे वाजपेयी ने पंत जी को छायावाद का प्रवर्तक माना है। बात करें शुक्ल जी की, तो शुक्ल जी ने इनको छायावाद का प्रतिनिधि कवि कहा है। और पंत जी प्रकृति के कोमल पक्ष का अत्यधिक वर्णन करने के कारण इनको प्रकृति का सुकुमार कवि भी कहा जाता है। इसके अलावा सुमित्रानंदन राम के छोटे भाई लक्ष्मण को कहा जाता है। अतः कुछ लोग इन्हें रावणार्य अनुज भी कहते हैं। इनका मूल नाम तो गोसाई दत्त है। इसके अलावा इसे शब्द शिल्पी भी कहते हैं। शब्द शिल्पी। इनका जन्म 1900 ईस्वी में कौसानी, जिला अल्मोड़ा, उत्तरांचल यानी वर्तमान उत्तराखंड, उत्तरांचल में हुआ। और इनकी प्रमुख रचनाएं हैं वीणा, ग्रंथि, पल्लव जिसे छायावाद का मैनिफेस्टो कहा जाता है, गुंजन, युगवाणी, ग्राम्या, चिदम्बरा, उत्तरा, सवर्ण किरण, कला और बुढ़ा चांद, लोकायतन। तो इनकी रचना चिदम्बरा प्रकाशित हुई 1959 में और इसी चिदम्बरा पर इन्हें 1968 में हिंदी साहित्य का प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। इसके अलावा कला और बुढ़ा चांद रचना पर इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ 1960 ईस्वी में। और कला और बुढ़ा चांद जो रचना है ये 1959 में प्रकाशित होती है और 1960 में उसे इस पुस्तक पर साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त होता है। इसके अलावा लोकायतन ये 1964 में प्रकाशित होता है लोकायतन, और इस पर इन्हें सोवियत भूमि लैंड पुरस्कार प्राप्त होता है। इनको सम्मान मिले भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार चिदम्बरा पे मिला, साहित्य अकादमी पुरस्कार कला और बुढ़ा चांद पे मिला, सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार लोकायतन पे मिला और पद्म भूषण भारत सरकार ने इसके संपूर्ण काव्य को देखते हुए दिया। और इनकी मृत्यु 1977 में होती है। 1977 में। छायावाद के महत्वपूर्ण स्तंभ सुमित्रानंदन पंत प्रकृति के चितेरे कवि है। हिंदी कविता में प्रकृति को पहली बार प्रमुख विषय बनाने का काम पंत ने किया। उनकी कविता प्रकृति और मनुष्य के अंतरंग संबंधों का दस्तावेज है। इनकी प्रारंभिक शिक्षा कौसानी के गांव में तथा उच्च शिक्षा बनारस और इलाहाबाद में हुई। युवावस्था तक पहुंचते पहुंचते महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन से प्रभावित होकर पढ़ाई बीच में ही छोड़ दी। उसके बाद स्वतंत्र लेखन करते रहे। प्रकृति के अद्भुत चित्रकार
पंत का मिजाज कविता में बदलाव का पक्षधर रहा है। शुरुआती दौर में छायावादी कविताएं लिखी, पल पल परिवर्तित प्रकृति वेश इन्हें जादू की तरह आकृष्ट कर रहा था। बाद में चलकर प्रगतिशील दौर में ताज और वे आंखें जैसी कविताएं भी लिखी। उसके साथ ही अरविंद के मानवतावाद से प्रभावित होकर मानव तुम सबसे सुंदरतम जैसी पंक्तियां भी लिखते रहे। उन्होंने नाटक, कहानी, आत्मकथा, उपन्यास और आलोचना के क्षेत्र में भी काम किया है। रूपाब नामक पत्रिका का संपादन भी किया, जिसमें प्रगतिवादी साहित्य पर विस्तार से विचार विमर्श होता था। पंत जी भाषा के प्रति बहुत सचेत थे। इनकी रचनाओं में प्रकृति की जादूगरी जिस भाषा में अभिव्यक्त हुई है, उसे स्वयं पंत चित्र भाषा यानी बिंबात्मक भाषा की संज्ञा देते हैं। ब्रज भाषा और खड़ी बोली के विवाद में उन्होंने खड़ी बोली का पक्ष लिया और पल्लव की भूमिका में विस्तार से खड़ी बोली का समर्थन किया और पल्लव रचना को छायावाद का मैनिफेस्टो घोषणा पत्र कहा जाता है। और ये क्वेश्चन पूछा भी गया है सेकंड ग्रेड में। प्रस्तुत कविता वे आंखें पंत जी के प्रगतिशील दौर की कविता है। इसमें विकास की विरोधाभासी अवधारणाओं पर करारा प्रहार किया गया है। युग युग से शोषण के शिकार किसान का जीवन कवि को आहत करता है। दुखद बात यह है कि स्वाधीन भारत में भी किसानों को केंद्र में रहकर व्यवस्था ने निर्णायक हस्तक्षेप नहीं किया। कवि ऐसे ही दुष्चक्र में फंसे किसानों के व्यक्तिगत और पारिवारिक दुखों की परतों को खोलती हैं और स्पष्ट रूप से विभाजित समाज की वर्गीय चेतना का खाका प्रस्तुत करती हैं। अब हम रचना पढ़ेंगे वे आंखें। अंधकार की गुहा सरीखी उन आंखों से डरता है मन, भरा दूर तक उनमें दारूण दैन्य दुख का निर्वय रोदन। गुहा, गुहा यानी गुफा, सरीखी यानी सामान, सरीखी यानी समान, दारूण, दारूण यानी भयानक, निर्वय, निर्वय यानी मौन, रोदन रोना। तो इस पद में कवि पंत भारतीय किसान की दयनीय दशा का चित्रण करते हैं और कहते हैं कि उस किसान की अंधकार की गुहा सरीखी उन आंखों से डरता है मन। और पंत जी क्या कहते हैं कि उस किसान की अंधकार से भरी गुफा जैसी, अंधकार की गुहा सरीखी अंधकार से भरी गुफा जैसी उन आंखों से डरता है मन। उन आंखों को देखकर मेरा मन डरने लगता है। भरा दूर तक उनमें दारूण दैन्य दुख का निर्वय रोदन। उन आंखों की गहराई में दूर तक भयानक दीनता और दुख का मौन रुदन भरा रहता है, अर्थात भयानक शोषण, उत्पीड़न एवं निराशा से ग्रस्त तथा दुख और व्यवस्था से व्यथित उसकी आंखें मानो दिन रात चुपचाप रोती सी रहती है। वह स्वाधीन किसान रहा अभिमान भरा आंखों में इसका, छोड़ उसे मझधार आज संसार कगार सदृश बह खिसका। वह स्वाधीन किसान रहा अभिमान भरा आंखों में इसका, छोड़ उसे मझधार आज संसार कगार सदृश बह खिसका। मझधार यानी बीच में, कगार यानी किनारा। तो इस पद में कवि किसान की कहानी को आरंभ करते हुए कहता है कि वह स्वाधीन किसान रहा, कि वह अपने खेतों का खुद मालिक एक आजाद किसान था। उसके खेत उसके अपने थे और उसे अभिमान भरा आंखों में, और उसे इस बात का अभिमान था कि वह उन खेतों का स्वयं मालिक है।
छोड़ उसे मझधार आज संसार, कगार सदृश बह खिसका। मझधार यानी बीच में ही, कगार किनारा। परंतु आज संसार उसे भयानक विपत्तियों की मझधार में छोड़ चुका है, यानी ये उसी प्रकार डूबता छोड़कर उससे दूर हट गया है जैसे कगार, यानी कगार होता है नदी का ऊंचा किनारा, यानी कगार मझधार में डूब रहे व्यक्ति के पास तक नहीं फटकता है, सदैव उससे दूर ही बना रहता है। कहने का भाव यह है कि दुख और कष्टों से घिरे हुए किसान की सहायता कोई नहीं करता है। तो इस पद में कुछ क्वेश्चन बनते हैं, करते हैं, चलो बताते हैं। किसान की आंखों में कौन सी पीड़ा व्याप्त है? तो किसान की आंखों में निराशा, शोषण और रुदन की पीड़ा व्याप्त है। कवि को किसान की आंखों में देखने पर किस प्रकार का डर लगता है और क्यों लगता है? किसान की आंखों में शोषण और अन्याय के कारण निराशा, दुख, दैन्य भरा हुआ है और उन आंखों में देखने पर कवि का मन उसी प्रकार डरने लगता है जिस प्रकार अंधेरी गुफा में झांकने पर डर लगने लगता है। वाह जी वाह पंत जी के वर्णन करे थे। दारुण दुख दैन्य, दारुण दुख दैन्य आदि में वर्णों की क्या हुई है? आवर्ती हुई है, दै वर्ण की आवर्ती हुई है, इसलिए यहां पर अनुप्रास अलंकार है। और कगार सदृश, यहां पर उपमा अलंकार है। भाषा की बात करें तो भाषा तत्सम प्रधान, सरल, प्रवाह पूर्ण और खड़ी बोली का परिष्कृत रूप है। और किसान का चित्रण चित्र भाषा अर्थात बिंबात्मक रूप में किया गया है। ये बात तो पंत जी स्वयं भी कहते हैं, अपनी भाषा को बिंबात्मक या चित्रात्मक मानते हैं। लहराते हुए खेत दृगों में हुआ बेदखल वह अब जिनसे, हंसती थी उसके जीवन की हरियाली जिनके त्रिन त्रिन से, त्रिन त्रिन से, तिनके तिनके से। दृगों में, दृगों में यानी आंखों में, बेदखल यानी अधिकार से वंचित। लहराते हुए खेत दृगों में हुआ बेदखल वह अब जिनसे, कवि कहता है कि किसान की आंखों में अब भी उसके वे अपने खेत लहराते रहते हैं, लहराते हुए खेत दृगों में। तो किसान की आंखों में अब भी उसके वे अपने खेत लहराते रहते हैं जिन्हें जमींदार ने उसे बेदखल कर उससे छीन लिए थे। हुआ बेदखल वह अब जिनसे, और बेदखल किसने किया? जमींदारों ने, पूंजीपतियों ने। यानी जमींदारी युग में किसानों को खेत पट्टे पर दिए जाते थे। पुराने जमाने की बात है, स्वतंत्रता से पहले लिखी गई रचना है। तो जमींदारी युग में किसानों को खेत पट्टे पर दिए जाते थे और जब वे जमींदार को लगान नहीं दे पाते थे तो जमींदार उससे उन दिए हुए खेतों को न्यायालय की सहायता से वापस छीन लेता था। इसे ही बेदखल करना कहा जाता था। हंसती थी उसके जीवन की हरियाली जिनके त्रिन त्रिन से, तिनके तिनके से, उसके वे खेत उनसे छीन लिए गए जिसमें उगे हरे तिनकों की हरियाली में, लहराते हरे भरे खेतों के एक एक तिनके में उसके जीवन की हरियाली खिल खिलाती रहती थी। अर्थात खेतों के छीन जाने से किसान के जीवन की प्रसन्नता भी नष्ट हो गई थी। आंखों ही में घूमा करता वह उसकी आंखों का तारा, कारकुनों की लाठी से जो गया जवानी में मारा। आंखों में ही घूमा करता वह उसकी आंखों का तारा, कारकुनों की लाठी से जो गया जवानी में मारा।
अब आगे कवि क्या बताता है कि उसके एक पुत्र था और कारकुनों यानी लाठेतों ने लाठी से जमींदारों ने उसके पुत्र को मरवा दिया और वो जवानी में ही मारा गया। और वो आज उस किसान की आंखों में घुमा करता है। चलो देखते हैं इसको। आंखों का तारा होना यहाँ पर मुहावरे का प्रयोग किया गया है। आंखों का तारा यानी बहुत प्यारा। कारकुनों 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 का मतलब होता है सूदखोरों यानी ब्याजिया और जमींदारों के कारिंदे। सूदखोरों और जमींदारों के कारिंदे, उनको कारकुनों कहा गया। आंखों ही में घूमा करता वह उसकी आंखों का तारा। उस किसान पर जमींदार और महाजनों ने कैसे कैसे अत्याचार किए, कवि उन्हीं अत्याचारों के संबंध में वर्णन करता हुआ आगे कहता है कि उस किसान की उन आंखों में अपना वह आंखों का तारा यानी प्यारा बेटा हमेशा घुमा रहता है। हमेशा ही उसकी छवि उसकी आंखों में समाई रहती है। कारकुनों की लाठी से जो गया जवानी में मारा, जो भरी जवानी में ही जमींदार और साहूकारों के लठेत यानी नौकरों द्वारा लाठियों से मार डाला गया था। अर्थात खेत से बेदखल होने का विरोध करने पर उन लोगों ने उसके इकलौते जवान बेटे को जान से मार डाला था। वह किसान निराशा की स्थिति में यही सब सोचता रहता है। तो इस पद में बात करें अलंकार की तो त्रिन 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 में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। जीवन की हरियाली यहां पर रूपक है और इन पदों की भाषा तत्सम प्रदान है। बेदखल होना, आंखों का तारा, आंखों में घूमना मुहावरों का प्रयोग किया गया है। लहराते हुए खेत, कारकुनों की लाठी, इनमें बिंब योजना दर्शनीय है। ये वही आंख है वो किसान की जिसमें सब दृश्य दिखाई दिए जा रहे हैं। बिका दिया घर द्वार, महाजन ने ब्याज की कौड़ी छोड़ी, रह रहे आंखों में चुभती वह कुरक हुई बर्दों की जोड़ी। बिका दिया घर द्वार, महाजन ने ब्याज की कौड़ी छोड़ी, रह रहे आंखों में चुभती वह कुरक हुई बर्दों की जोड़ी। कुरक कुरक का मतलब होता है नीलाम, बर्दों यानी बैलों, बैलों की जोड़ी, बर्दों की जोड़ी, बैलों की जोड़ी। तो हम रचना पढ़ रहे हैं, कविता है ये सुमित्रानंदन पंत की वे आंखें। और उसमें आगे कवि क्या कहता है, बिका दिया घर द्वार, महाजन ने ब्याज की कौड़ी छोड़ी। कि किसान को कर्ज देने वाले उस निर्दयी साहूकार ने उस पर नालिश कर उसका सारा घर द्वार बिकवा दिया और उस पर ब्याज की एक कौड़ी तक नहीं छोड़ी। रह रहे आंखों में चुभती वह कुरक हुई बर्दों की जोड़ी। उसकी आंखों में उसकी अपनी वह बैलों की जोड़ी रह रहकर कसक पैदा कर देती है, जिसे उसके साहूकार ने अथवा जमींदार ने कुरक यानी नीलाम करवाकर उससे छीन लिया था। अब वह किसान यही सब सोचता रहता है। उजरी उसके सिवा किसे कब पास दुहाने आने देती, आंखों में नाचा करती उजड़ गई जो सुख की खेती। उजरी उसके सिवा किसे कब पास दुहाने आने देती। कवि उस निराश हुए किसान की क्रूण जीवन कथा को आगे बढ़ाता हुआ कहता है कि उसकी उजरी, उजरी नामक सफेद गाय है। वैसे उजरी का अर्थ भी सफेद ही होता है।
पास यानी नजदीक, दुहाने यानी दूध दुहने के लिए, उजड़ गई, नष्ट हो गई। उजरी उसके सिवा किसे कब पास दुहाने आने देती। तो उसकी उजरी नामक सफेद गाय उसके अलावा और किसी को भी, दूसरे आदमी को अपना दूध निकालने के लिए अपने पास तक आने नहीं देती थी। उसकी आंखों में गाय का वह स्नेह उमड़ उमड़ पड़ता है। अह, आंखों में नाचा करती, उजड़ गई जो सुख की खेती। हाय बेचारे किसान की वह सुख भरी खेती जो उजड़ गई, हरदम उसकी आंखों के सामने नाचा करती है। तो एक क्वेश्चन है, किसान का घर द्वार किसने और क्यों बिका दिया। यानी किसान का घर द्वार महाजन ने बिका दिया था, क्योंकि उसने महाजन द्वारा लिया गया कर्ज चुका नहीं पाया। उजरी कौन थी, उसकी विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। उजरी किसान की गाय थी, उसका रंग सफेद था, इसलिए उसका नाम उजरी रखा गया था। वह गाय किसान से असीम स्नेह रखती थी, यहाँ तक कि वह अपना दूध दुहने के लिए किसान के अलावा और किसी को भी अपने पास नहीं आने देती थी। इसके अलावा अगर बात करें तो इस पद के अंदर हमने पढ़ा है रह रह। रह रह में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। और सुख की खेती, सुख की खेती में रूपक अलंकार है। रूपक। बिना दवा दर्पण के घरनी, स्वर्ग चली आंखें आती भर, देख रेख के बिना दूध मुही बिटिया 2 दिन बाद मर गई। बिना दवा दर्पण के घरनी, स्वर्ग चली आंखें आती भर, देख रेख के बिना दूध मुही बिटिया 2 दिन बाद गई मर। दवा दर्पण, दवा आदि। घरनी का मतलब होता है घरवाली यानी पत्नी। स्वर्ग यानी स्वर्ग, दूध मुई नन्ही, दूध पीती हुई बच्ची। तो आगे पंत जी वर्णन करते हैं कि बिना दवा दर्पण के घरनी, स्वर्ग चली आंखें आती भर। कि यह सोचकर किसान की आंखों में आंसू भर आते हैं कि उसकी घरवाली यानी पत्नी बीमार पड़ने पर दवा दारू यानी इलाज की कोई व्यवस्था न हो पाने के कारण स्वर्ग सिधार गई। देख रेख के बिना दूध मुई बिटिया 2 दिन बाद गई मर। और पत्नी के मर जाने पर उसकी दूध मुई बिटिया भी ठीक तरह से देखभाल न होने पाने के कारण 2 दिन बाद चल बसी। अर्थात किसान के पास पैसा न होने के कारण वह अपनी पत्नी और छोटी सी बेटी को भी मरने से नहीं बचा सका। घर में विधवा रही पतोहू, लक्ष्मी थी यद्यपि पति गातिन। पकड़ मंगवाया कोतवाल ने, डूब कुएं में मरी एक दिन। घर में विधवा रही पतोहू, लक्ष्मी थी यद्यपि पति घातिन। पकड़ मंगाया कोतवाल ने, डूब कुएं में मरी एक दिन। पतो यानी पुत्र वधु, पति घातिन पति की हत्या करने वाली। कोतवाल चौकी को चौकीदार, थानेदार। तो उस दुखी किसान के घर में आगे देखें तो घर में विधवा रही पतोहू, लक्ष्मी थी यद्यपि पति घातिन। तो उस दुखी किसान के घर में उसके स्वर्गीय पुत्र की विधवा बहू ही बची रह गई, क्योंकि उसके पुत्र को तो उस कारकुनों ने, लठेतों ने, जमींदार और साहूकारों के नौकरों ने उस जमीन के विवाद में मार डाला था। और अब उसकी पुत्र वधू ही
बची रह गई। उस दुखिया बहू को भी अत्याचारियों के हाथ पड़कर जिस तरह से अपने प्राण गंवाने पड़े, उसी मार्मिक घटना का वर्णन कवि करता है कि उस किसान के घर में उसकी विधवा पुत्र वधू रह गई थी। लक्ष्मी थी, यद्यपि पतिघातिन। वह स्वभाव और रूप गुण से लक्ष्मी थी, यद्यपि वह अपने पति की हत्यारन थी। उसके पति को उस पुत्र वधू ने यानी पत्नी ने नहीं मारा, लेकिन अपने समाज में ये एक बुराई है, अंधविश्वास है कि अशिक्षित और परंपरावादी समाज में किसी विवाहित नवयुवक के मर जाने पर घर बाहर के लोग उसकी विधवा बहू के संबंध में प्राय यही कहते सुने जाते हैं कि यह हत्यारन इस घर में ऐसी आई कि अपने पति को ही खा गई। यहाँ कवि ने इसी लोक मान्यता का उल्लेख किया है। वह किसान इसी कारण उस बहू को भी घातिन समझता था। पकड़ मंगाया कोतवाल ने, डूब कुएं में मरी एक दिन। एक दिन कोतवाल ने उस बहू को अपने यहाँ पकड़ मंगवाया और वह बहू अपना सतीत्व नष्ट हो जाने की लज्जा के कारण वह कुएं में डूबकर मर गई। यानी कोतवाल ने उसे अपने यहाँ पकड़ के मंगवाया, उसके साथ बलात्कार किया, जिससे उसका सतीत्व नष्ट हो गया और उसी की लज्जा के कारण वह कुएं में डूबकर मर गई। ये है भाई किसान की हालत। खैर पैर की जुत्ती जोरू न सही एक दूसरी आती, पर जवान लड़के की सुध कर सांप लौटते फटती छाती। खैर पैर की जुत्ती जोरू न सही एक दूसरी आती, पर जवान लड़के की सुध कर सांप लौटते फटती छाती। जोरू जोरू पत्नी, सांप लौटते यानी जलन होना, फटती छाती बहुत अधिक दुख होना। तो पंत जी के वर्णन के अनुसार पत्नी और पुत्र वधू के मर जाने पर किसान सोचता है, खैर पैर की जुत्ती जोरू न सही एक दूसरी आती। तो किसान सोचता है कि खैर औरत तो पैर की जुत्ती के समान होती है, पैर की एक जुत्ती फट जाए तो उसे बदलकर दूसरी पहन ली जाती है। अर्थात आज यदि उसका पुत्र जीवित होता तो वह पुत्र वधू के मर जाने पर उसकी दूसरी शादी करा देता, पर जवान लड़के की सुध कर सांप लौटते फटती छाती। इसी प्रसंग के आने पर अपने जवान बेटे को याद कर कर उसकी छाती फटने लगती है और उसकी छाती पर सांप से लौटने लगते हैं। सांप से लौटने लगते हैं मतलब अत्यधिक बहुत ही दुख होता है। पिछले सुख की समर्ती आंखों में क्षण भर एक चमक है लाती, तुरंत शून्य में गड़ वह चितवन तीखी नोक सदृश बन जाती। पिछले सुख की समर्ती आंखों में क्षण भर एक चमक है लाती, तुरंत शून्य में गड़ वह चितवन तीखी नोक सदृश बन जाती। कवि आगे कहता है कि जब उस किसान को अपने बीते हुए सुख भरे दिनों की याद आती है तो उसको याद कर पिछले सुख की समर्ती आंखों में क्षण भर एक चमक है आती। तो उन पिछले दिनों को याद करके उसको याद करके क्षण भर के लिए उसकी आंखों में चमक उठती है, परंतु तुरंत ही उसकी आंखों में आई चमक बुझ जाती है और उसकी वे आंखें तुरंत शून्य में गड़ वह चितवन तीखी नोक सदृश बन जाती है और उसकी वे आंखें शून्य में टकटकी लगाए देखती रह जाती है। अपना वह जीवन उसे सौपन सा अयथार्थ प्रतीत होने लगता है और उसके जीवन में शून्यता छा जाती है। पिछले क्षणों की याद उसके हृदय में तीखी नोक सदृश यानी हृदय में कांटे की तीखी नोक के समान गड़कर
उसे पीड़ा देने लगती है और उसकी सारी स्मृतियां उसके लिए दुखदाई बन जाती है। तीखी नोक सदृश बन जाती है। तो तीखी, चितवन तीखी नोक सदृश, यहां पर उपमा अलंकार है और शब्दों की आवर्ती हुई है, तो अनुप्रास अलंकार तो है इस पद में। इसके अलावा पैर की जुत्ती होना, सांप लौटना, छाती फटना, आंखें चमक उठना, इन मुहावरों का भी बहुत जबरदस्त तरीके से प्रयोग किया गया है। तो ये कविता पूरी हो गई है, इसके शब्दार्थ देखते हैं। श्रीख यानी समान, दारुण, घोर, निर्दय, कठोर। चितवन, चितवन होती है दृष्टि। बेदखल, हिस्सेदारी से अलग करना। कारकुन, जमींदारों के कारिंदे यानी नौकर। कुरक यानी नीलामी। बर्धों, बैलों। घरनी, घरनी घरवाली या पत्नी। अगर वीडियो के अंदर कोई कमी रही है तो कमेंट करके ज़रूर बताइयो। वीडियो ने लाइक करियो, सब्सक्राइब करियो और शेयर भी करियो। ओके।